Okay, here it is. Is it visible, Aya? Yes, sir. All right. So now today we will begin with this unit, and let me tell you that this is not very. I mean, this is very simple unit. I would say it doesn't have that complexity. Although superconductivity in itself is a very complex phenomena, but in this course, the level as per the level of this course, we are not getting into all those complexities. It's just a sort of a quick introduction to what is superconductivity and what all are the basic things related to the superconductivity. So that's why you will find out it is a very interesting and simple topic. Of course, when you get into the theories in more detail, the things start becoming complex, but that's not luckily part of this course as of now. So that's why I would recommend you to go to books by S.O. Pillai. S.O. Pillai की बुक में बहुत अच्छे से आपको मिलेगा. वन बुक इज देयर और कुछ कुछ आपको यहाँ नीचे बुक्स के नाम लिख के आ रहे होंगे. मैं इनके रेलेवेंट चैप्टर्स भी आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है. उनमें भी आपको सुपर कंडक्टिविटी के बारे में अच्छी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बिकॉज सुपर कंडक्टिविटी पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं अपने आप में ही. हमारे लिए तो एक छोटा सा यूनिट है, राइट. सो दैट इज व्हाई आई मीन द टॉपिक इज एटलीस्ट इट्स वेरी डिटेल्ड, बट हियर इज जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन. तो इन बुक्स में आपको और डिटेल मिल जाएगी. एसओ पिल्लई में आपको मतलब कोर्स कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ मिल जाएगा. मोस्ट ऑफ इट इज कवर्ड देयर. इवन द मैग्नेटिज्म वाला पार्ट भी एसओ पिल्लई से ही लिया गया है, ठीक है. और एडिशनल जो भी बुक्स होंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है. इवन यू कैन गो टू दिस एशक्रॉफ्ट मरमिन का किताब, उसमें भी अच्छे से मिलेगा आपको ये, ठीक है. एक और किताब है तिंकम की सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर. अब मैं आपको बाद में बता दूंगा रेफरेंसेस में, ठीक है. लेट्स बिगिन विद द फिनोमेना इटसेल्फ. व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? सो वी ऑल नो, मतलब कहीं कहीं तो पढ़ा ही है हमने कि भाई हाउ शुड रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मेटल वेरी विद टेम्परेचर. और ये हमने पढ़ा कि भाई, पढ़ा है कहीं ना कहीं, आपने भी पढ़ा होगा कि भाई जैसे ड्रूड थ्योरी भी पढ़ी थी हमने, वहां पे भी हमने रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन निकाला था, है ना. स्कैटरिंग टाइम, स्कैटरिंग फिनोमिना में रिलैक्सेशन टाइम की टर्म्स में चीजों की बात करते हम, है ना. एंड इट वाज फाउंड कि भाई रिलैक्सेशन टाइम विद टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रिलैक्सेशन टाइम कम होता है. तो उससे क्या होगा, स्कैटरिंग प्रोसेस बढ़ेगी. स्कैटरिंग प्रोसेस बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी. सो मेटल्स के लिए ये एक्सपेक्टेड था कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी शुड इंक्रीज, एंड विद इन सर्टेन टेम्परेचर रेंज नियर डिबाई टेम्परेचर वो लगभग लीनियरली बढ़नी चाहिए, लीनियरली, ठीक है. बट then there was a question, what if we cool a metal to a low temperatures, how should the resistivity of a metal go like or vary like? So ये expected था कि भाई ये घटनी चाहिए linearly, something like this. चलो इस तरह से coming on your screen. But then at very low temperatures, should it go to zero when there is no phonons, atomic vibrations? मान लो आप absolute zero पे आ जाते हो या close to absolute zero. So then people found no, it is not the case, because every metal has some amount of impurities. और उसकी वजह से क्या होगा, it will have some remnant residual resistivity, you can say, at even absolute zero Kelvin, which may be attributed to the presence of impurities. और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे लो टेम्परेचर पे कि भाई इम्प्योरिटीज के साथ प्ले करेंगे तो सेम सैंपल मान लीजिए कॉपर का आप लेते हैं, जिसमें ज्यादा इम्प्योरिटीज होंगी उसकी ये रो नॉट थोड़ी ज्यादा होगी, और जिसका कम इम्प्योरिटी होंगी उसकी रो नॉट थोड़ी कम होगी. सो देयर आर लॉट ऑफ ग्राफ्स यू कैन फाइंड आउट. बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, जो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, इंटरनेट पे भी बहुत सारा मिल जाएगा. मींस रेजिडुअल रेजिस्टिविटी रहती है बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज. नाउ द क्वेश्चन इज, ओके, दैट वाज द क्वेश्चन इन माइंड which actually led people to do experiments on extremely pure metals. कि भाई अच्छा, अगर मेरे पास बहुत pure metals हैं, if I try to reduce the purity of the impurities, तो क्या मेरी रेजिस्टिविटी हम जीरो की तरफ ला सकते हैं? मींस जब जीरो केल्विन के आसपास पहुंचेंगे या वेरी लो टेम्परेचर पे पहुंचेंगे तो क्या हम रेजिस्टिविटी को जीरो बना सकते हैं, या कितना लो ये हो सकता है? And mercury was one such substance which was possible
to obtain in pure forms. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स दूसरी चीज आपको चाहिए थी लो टेम्परेचर्स. सो केमरलिंग ओन्स, सॉरी मैं उनका पिक्चर नहीं डाला आपके लिए, डाल दूंगा या गूगल कर लेना आप लोग. केमरलिंग ओन्स was expert in the low temperature physics. So he had a very good laboratory where he could do the experiments on low temperature. So he was studying that extremely pure mercury. And mercury, you know, room temperature पे कैसे exist करता है? Liquid form में, right? But when you cool it down, then it solidifies and obtains a crystal structure. And then I think FCC is the crystal structure for mercury at low temperature. ठीक है. Then what happens कि वो मतलब mercury की resistivity study कर रहे थे low temperatures पे. What he found is something really interesting. He found that close to 4.2 Kelvin, मर्करी का लीनियरली चेंज हो रहा था रेजिस्टिविटी. ये केमरलिंग ओन्स के पेपर से ओरिजिनल ग्राफ है, ये बुक्स में काफी जगह दिखाया हुआ मिलेगा आपको. इट वाज चेंजिंग लीनियरली, डिक्रीज कर रही थी एज एक्सपेक्टेड. और ये कैसे जानी चाहिए थी? ऐसे ऐसे कुछ, इट शुड गो लाइक दिस, राइट. और अकॉर्डिंगली कुछ इम्प्योरिटीज या जो भी कारण से वो इट शुड रीच समवेयर लाइक दिस. बट व्हाट ही फाउंड इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि भाई अराउंड 4.2 केल्विन ये जो रेजिस्टिविटी थी दैट ड्रॉप्ड सडनली. और ये जो वैल्यू आई नीचे, इट वाज बियॉन्ड द प्रिसीजन ऑफ देयर मेजरमेंट. कि 10⁻⁵ वो मुझसे नीचे थी. उनका जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, जितना वो नाप सकते थे उससे कम थी वो. एंड दिस ड्रॉप वाज वेरी शार्प, वेरी वेरी शार्प. मींस 4.2 से आप थोड़ा सा ऊपर जाते तो वो सडनली ये वैल्यू दिखाने लगते थे इंस्ट्रूमेंट्स वोल्टेज की. और जब आप जीरो पे या बहुत उससे थोड़ा सा नीचे जाते थे तो द रेजिस्टिविटी वाज बियॉन्ड कैपेबिलिटी ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट्स, वो मेजर नहीं हो पा रही थी. So this thing was really interesting and actually confused the researchers. And this was the experiment done by his students, of course, in his guidance. And then they were all confused. What is happening after all? What is the miraculous thing? एकदम से क्या हो रहा है? Then there could have been something like a short circuit, है ना? Short circuit तारें अगर connect हो जाएं आपस में तो भी तो आपको ऐसे मिलना चाहिए था कुछ. जीरो रेजिस्टिविटी, दो वायर्स हैं, अगर उनको आप टच कर कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसे कुछ मिलना. इट कुड हैव बीन अ शॉर्ट सर्किट और समथिंग लाइक दिस. बट देन दे डिड अ सिस्टमैटिक रिपीटिशन ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स. जब भी आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा एक्सपेरिमेंट में मिलता है, इट कैन बी अ ब्लंडर और इट कैन बी अ न्यू इन्वेंशन, है ना. तो पहले तो यही लगता है कि ब्लंडर है, पता नहीं क्या मिस्टेक कर रहे होंगे हम. बट व्हेन दे डिड इट केयरफुली, तो ऐसे केस में जब आप ब्लंडर्स कर रहे हो, means you need to do experiments very carefully. So then when they did experiment carefully, they found it was repeatable. There is something called repeatability in experimental physics or experimental science कि repeatable होना चाहिए वो. तो उन्होंने पाया, and Kamerlingh Onnes himself got involved, and then he found it is very much repeatable. So this means that this was not a blunder but a very systematic phenomena exhibited by mercury. And then he named this phenomena as superconductivity. कि भाई एक टेम्परेचर के बाद 4.2 केल्विन फॉर एग्जांपल, उसके बाद मरकरी जो है अपनी सारी रेजिस्टिविटी लूज कर देती है एंड इट एग्जिबिट्स व्हाट यू कॉल सुपर कंडक्टिविटी. एक होता है कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्शन ऑफ करंट होता है. बट सुपर कंडक्टिविटी, सुपर क्यों? बिकॉज इसकी जो रेजिस्टिविटी थी वो इतनी कम थी कि वो मेजर भी नहीं कर पा रहे थे. मींस इट हैड सम सॉर्ट ऑफ सुपर कंडक्टिंग नेचर, जैसे सुपर नेचुरल, है ना, सुपर पावर, इस तरह से सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिंग नेचर थी इसकी. एंड द डिस्कवरी वाज सो ग्रेट that I think he discovered it in 1911, and then the same phenomena, this phenomena was awarded Nobel Prize in 1913. Kamerlingh Onnes को 1913 में Nobel Prize award किया गया था for this great novel discovery. So that was the impact. Now the question you will ask कि अच्छा ये तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो किया, सुपर कंडक्टिविटी भी आया, फाइन,
But what is causing this to happen? Right? कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो ये तो उस वक्त केमरलिन गॉन्स को भी नहीं पता था. Even he could not explain why is it happening. But what he's told is this kind of thing happens in Mercury, and this phenomena is very novel, and it is very repeatable, so it do exist, and that is why the name was called superconductivity. But क्यों हो रहा है? Even he couldn't answer it. Correct. And then there were many other experiments. It was not only mercury. He studied a lot of other elements and found that many elements do display this phenomena of superconductivity. Lead was another such substance. और एक टेबल है, मैं आपको टेबल दिखा दूंगा, या तो अभी है नहीं प्रेजेंटेशन में मैंने डाला हुआ, but you can find out in those books as well. I can put it for you in my other slides. Ashcroft Mermin में मिल जाएगा और उसमें भी दिया हुआ है. So fine. I mean, there were many other elements where this kind of which display superconductivity. So this was the invention. Now the thing is zero resistivity. अब दूसरे क्वेश्चन था कि भाई अच्छा जीरो रेजिस्टिविटी होती है, ये जीरो रेजिस्टिविटी होती है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जीरो को नापना बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है ना? हाउ आप ये बोल सकते हो कि भाई जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट्स का रेजोल्यूशन था उससे नीचे होगी वो, बट जीरो होगी ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम? राइट? सो हाउ टू मेक श्योर इफ द रेजिस्टिविटी वाज रियली जीरो? So for that, this very kind of interesting experiment was set up. I think this was also done by Owens himself. So what was the experiment? He took a superconducting material और एक उसकी वायर बनाया उन्होंने, रिंग बनाया इस तरह से, ठीक है? And then there was a battery connected through a resistance, and there was a battery switch. Oh, sorry. There was a battery switch, and there was a superconducting switch here, यहाँ पे, ठीक है? तो पहले क्या किया कि भाई बैटरी, ये वायर है, ये वायर्स के कनेक्शन है, ठीक है? सो वायर्स के कनेक्शन के थ्रू करंट पास किया इसमें से, इस रिंग में से, थ्रू दिस बैटरी. तो एक नोन अमाउंट ऑफ करंट वाज सेट अप इन दिस रिंग. ओके, दैट वाज इन नॉर्मल स्टेट. मतलब क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी इज द फिनोमिना व्हिच एग्जिस्ट्स बिलो सर्टेन टेम्परेचर. सो अबव जो ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसमें कोई करंट सेटअप किया, ठीक है, सम आई. देन व्हाट डिड दे डू? दे कूल्ड इट. इसको कूल कर दिया. तो इसका मतलब ये रीजन तो सुपर कंडक्टिंग रीजन में चला गया, ये सारा, ये भी सुपर कंडक्टिंग रीजन में चला गया. और उसके बाद ही क्लोज्ड दिस. उस मींस इसमें कोई करंट हमने सेटअप कर दिया. करंट सेटअप कर दिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देन व्हेन ही क्लोज दिस स्विच, तो क्या होगा? इट विल फॉर्म ए करंट लूप. इस तरह से क्लोज्ड पाथ हो जाएगा करंट का. देन इवन इफ यू ओपन अप द बैटरी और यू रिमूव द बैटरी, दिस करंट शुड कीप ऑन फ्लोइंग इन दिस लूप. ठीक है, करंट फ्लो करता रहना चाहिए. कब तक करता रहना चाहिए भाई? जब तक कि वो एनर्जी जो कि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हुई है वो कहीं ना कहीं डिसिपेट हो जाए. इन केस इट वुड हैव बीन ए नॉर्मल मेटल, तो क्या होना चाहिए था? जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आपने एनर्जी स्टोर करी थी, वो क्या होना था? उसमें कोई रेजिस्टिविटी होनी थी फॉर्म अपनी, और रेजिस्टिविटी होगी तो करंट फ्लो करेगा, तो I²R के हिसाब से दैट विल डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट, और थोड़ी देर बाद वो करंट डाई आउट हो जाना चाहिए. बट सिंस वी आर सेइंग कि भाई इट इज ए सुपर कंडक्टर, सो मीन्स R अप्रोचेस जीरो, और R इज जीरो, जीरो रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं हम. रो जीरो है तो जीरो रेजिस्टिविटी. Then what should happen? There should not be any kind of dissipation in the form of heat. Correct? No dissipation in the form of heat means वो जो करंट है वो इसमें फ्लो करता रहना चाहिए. कब तक? इनफाइनाइटली. क्योंकि अगर R जीरो है तो एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगा. एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगा तो फ्लो करता रहेगा करंट. करेक्ट? इनफाइनाइटली. नाउ द क्वेश्चन इज, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है कि नहीं? तो आप बोलोगे अच्छा इसमें एमीटर लगा देते हैं कहीं बीच में और फिर देख लेते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं. एमीटर लगा दोगे तो क्या होगा? एमीटर भी रेजिस्टेंस उसकी एक अपनी होती है, बहुत थोड़ा सा कुछ भी ड्रॉप करेगा वो करंट मेजरमेंट के लिए. सो दैट विल एक्ट एज ए डिसिपेशन सोर्स, डिसिपेशन मैकेनिज्म. तो एमीटर को पुट करना इज व्हाट यू कॉल नॉट ए गुड आइडिया, तो वो डिसिपेट हो जाएगा. देन व्हाट इज अदर वे? अदर वे इज टू मेजर दैट
थ्रू ए मैग्नेटोमीटर, मतलब आप इस करंट की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. सो इफ वी मेजर द मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ दैट करंट विद द हेल्प ऑफ सम मैग्नेटोमीटर, तो हम उस करंट को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड ही मेजर कर रहे हैं हम एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम इट. So when people did this experiment, they found that the magnetic field, which is set up in such a loop, sustains for a very very long time. Even for something like 1 year, the change in magnetic field was found negligible. सोचिए 1 साल तक करंट फ्लो करता जा रहा है इस लूप में बिना किसी डिटेक्टेबल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के. सो वहां से आप आइडिया लगा सकते हो दैट रेजिस्टिविटी इंडीड should be zero, and that is what sets the lower limit. So it is very very small. Resistivity बहुत small होती है एक सुपर कंडक्टर में. ठीक है. So these kind of currents are also known as persistent current. तो एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में अगर आप करंट फ्लो करना शुरू कर देते हो, कोई भी डिसिपेशन नहीं हो रहा है, सो द करंट्स विल परसिस्ट indefinitely, है ना, या बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम. This persistent currents are very useful and are employed in designing superconducting magnets, which are in application in lot of areas like magnetic resonance imaging. जहाँ पे बहुत stable field चाहिए होती है magnetic field, वहाँ पे आप superconducting magnets का इस्तेमाल करते हैं. खैर, that's about zero resistivity कि होता क्या है zero resistivity और कैसे measure करते हैं. That's one of the property of the superconducting materials. दूसरी जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है सुपरकंडक्टर्स के साथ, दैट इज परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म. अब ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म क्या है? पहले हम एक आइडियल कंडक्टर मानते हैं. मान लीजिए, तो इसका मतलब एक प्रॉपर्टी जो एसोसिएटेड होती है सुपरकंडक्टर्स के साथ, दैट इज रो इक्वल टू जीरो या आर इज इक्वल टू जीरो होती है. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट कंडक्टर बोल दें. मींस इट इज अ परफेक्ट कंडक्टर कि भाई it has a very good conductivity, that is why it is a perfect conductor. So the question was, is it just a perfect conductor? क्या सुपर कंडक्टर सिर्फ एक परफेक्ट कंडक्टर है क्या और भी कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट प्रपोज करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि क्या ये परफेक्ट कंडक्टर ही है. सो इसको हम आईसी मतलब आइडियल कंडक्टर के तौर पे देखते हैं. आईसी मींस आइडियल कंडक्टर. तो हम एक मान लीजिए, और इसका बिहेवियर क्या है कि भाई ये आइडियल कंडक्टर कब बनता है? ये आपका आर वर्सेस वो था ना टी, समथिंग लाइक दिस, कि भाई अच्छा ये टीसी के नीचे, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. जिस टेम्परेचर के ऊपर ये सडनली ड्रॉप करती है रेजिस्टिविटी, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द सुपरकंडक्टर. सो मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर इज 4.2 केल्विन. ओके, सो दिस इज रो वर्सेस टी. ओके, आई होप इट इज अंडरस्टूड. सो मान लीजिए एक मटेरियल है जो टीसी के ऊपर नॉर्मल स्टेट में है और टीसी के नीचे आइडियल कंडक्टिंग है. एटलीस्ट आर इक्वल टू जीरो तो है ही, आइडियल कंडक्टर है. हाउ शुड दिस मटेरियल बिहेव टू मैग्नेटिक फील्ड्स? मैग्नेटिक फील्ड में कैसे होता है कि मान लीजिए मैंने अगर आइडियल कंडक्टर लिया, पहले नॉर्मल स्टेट में लिया, उसको कूल किया, कूलिंग के बाद क्या होगा? इट विल बिकम आइडियल कंडक्टर, रो इक्वल टू जीरो हो जाएगा उसका. अब अगर मैं उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं तो क्या होगा? इट विल रिपेल दैट मैग्नेटिक फील्ड. क्यों रिपेल करेगा? इट विल रिपेल बिकॉज ऑफ लेंज़ रूल. मान लीजिए एक रिंग है कोई, ये परफेक्ट कंडक्टर है, आइडियल कंडक्टर है. जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं तो क्या होगा? इसमें अपोजिंग करंट्स प्रोड्यूस होंगे अकॉर्डिंग टू लेंज़ रूल, एंड दे विल प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड which will cancel this external magnetic field, externally applied magnetic field, so that inside such ideal conductor no magnetic field should exist. Correct? So means ideal conductor भी होगा अगर ये, तो अगर मैं कूल करके उसके बाद उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं तो B इक्वल टू जीरो होना चाहिए इनसाइड आइडियल कंडक्टर. Isn't it clear? Is it clear? समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? Yes sir. Okay, then next thing is, और फिर हम फील्ड हटाते हैं तो क्या होगा? फील्ड हट जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, क्योंकि फील्ड तो पेनिट्रेट ही नहीं करी थी, तो देयर शुड बी नो फील्ड, रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आइडियल कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा. इसको हीट कर देते हैं तो ये फिर से यहां चला जाएगा नॉर्मल स्टेट में, है ना, हीट कर देते हैं अगर तो. ओके, नाउ लेट अस डू अनदर एक्सपेरिमेंट विद द सेम आइडियल कंडक्टर. अगर सिर्फ आइडियल कंडक्टर होगा तो हमने क्या किया कि अच्छा पहले इसको कूल नहीं करते,
पहले इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। तो पहले जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो अभी ये नॉर्मल कंडक्टर है, नॉर्मल मटेरियल है, मतलब इट हैज सम रेजिस्टिविटी। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो शुरू में तो वो रिपेल करना चाहेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को, वो उसमें से पेनिट्रेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंडक्टर होगा, कॉपर भी लेते हो, उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा, करंट्स तो प्रोड्यूस होंगे। बट क्या होगा, बिकॉज इट हैज रेजिस्टिविटी, तो क्या होगा, उस रेजिस्टिविटी की वजह से जो मैग्नेटिक एनर्जी है, जो अपोजिंग करंट्स प्रोड्यूस होंगे, वो डाई आउट हो जाएंगे। वाई दे विल डाई आउट? बिकॉज ऑफ डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उससे क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। रिलैक्सेशन का मतलब यही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कर गई और ये नॉर्मल स्टेट में है अभी तक, जैसा नॉर्मल मेटल में किसी में भी होना चाहिए। अब हम उसको कूल करते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन वी कूल दिस, व्हाट विल हैपन? अब इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप हो गई है। अब जब कूल करेंगे तो ये आइडियल स्टेट में जाएगा, आइडियल स्टेट में जाएगा, आइडियल कंडक्टिंग स्टेट में जाएगा। व्हेन इट गोज टू आइडियल कंडक्टिंग स्टेट, व्हाट विल हैपन? वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू करेगी, मतलब इट विल बिगिन टू डिक्रीज। बट मीन्स व्हेन इट विल डिक्रीज तो क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस आइडियल कंडक्टर। और वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, लेंज़ रूल के हिसाब से विल प्रोड्यूस करंट्स इन सच अ वे दैट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो क्या करेगा, मींस सम करंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन इट इन सच अ वे दैट मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी एबल टू एस्केप आउट ऑफ दिस मटेरियल। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप हो जाएगी। फिर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली हटा भी देते हो तो भी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, ट्रैपिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाना चाहिए। That's what is called an ideal conductor, or what we can call the perfect conductor. ठीक है। तो द क्वेश्चन इज सुपरकंडक्टर जस्ट अ परफेक्ट कंडक्टर, या इसको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए? सो उसके लिए जब ये एक्सपेरिमेंट एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के साथ किया गया, सो ये पाया गया कि जब नॉर्मल स्टेट लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो नॉर्मल स्टेट में जाएगा, मतलब पहले वो अपोज करेगा उसको, नॉर्मल स्टेट में ये एन फॉर नॉर्मल, और रिलैक्सेशन जब होगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल पेनिट्रेट इनटू इट। ठीक है, दैट्स एज पर दिस एक्सपेरिमेंट और दिस एक्सपेक्टेशन। बट व्हेन दिस वाज डन विद सुपरकंडक्टर, की नॉर्मल स्टेट लिया, पहले इसको कूल किया, दिस इज कॉल्ड जीरो फील्ड कूलिंग, ZFC भी बोलते हैं इसको। मींस इसको जीरो मैग्नेटिक फील्ड में कूल किया। और दूसरा होता है फील्ड कूलिंग, FC। तो जब जीरो मैग्नेटिक फील्ड में कूल किया तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में गया। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स वो इसको अपोज करेगा, इट शुड अपोज, सेम एज पर दिस एक्सपेक्टेशन जो हम यहां देखे हैं, ऐसा होना चाहिए। एंड देयर शुड बी नो मैग्नेटिक फील्ड, B शुड बी जीरो। बट देन व्हाट पीपल फाउंड एक्सपेरिमेंटली इज दैट व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, मींस फील्ड कूलिंग करेंगे, मींस पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, फिर रिलैक्स कर दिया उसको, रिलैक्सेशन हो गई, उसके बाद भी जब कूल करते हैं, इवन देन दे फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड वाज एक्सपेल्ड आउट ऑफ इट। मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच में से एक्सपेल हो जा रही थी। दैट मीन्स द सुपर कंडक्टर इज नॉट जस्ट अ परफेक्ट कंडक्टर, मतलब सिर्फ परफेक्ट कंडक्टर ही नहीं है ये, it also has something additional, and that is what is called perfect diamagnetism। ठीक है। तो आइडियल, अभी तक ऐसे कोई भी मटेरियल नहीं पाए गए हैं जो सिर्फ आइडियल कंडक्टर्स हों, मींस जो सिर्फ परफेक्ट कंडक्टर्स ही हों। ओनली सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं जिनमें परफेक्ट कंडक्टिविटी भी होती है, बट दैट इज अकम्पनीड विद परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म एज वेल। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म भी उनमें होता है। ठीक है। सो मींस सुपर कंडक्टिंग स्टेट is a combination of two things, perfect conductivity and perfect diamagnetism। तो ये सिंपल सी इक्वेशन आप सॉल्व करके देख सकते हो, एंड देन यू कैन फाइंड आउट दैट फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म और सुपर कंडक्टर्स के लिए काई इक्वल टू -1 आता है। जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो डायमैग्नेटिज्म अदर मटेरियल्स में बहुत वीक होता है, ससेप्टिबिलिटी 10⁻⁻³ 10⁻⁵ के ऑर्डर की होती है ससेप्टिबिलिटी माइनस में। बट सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल जिनके लिए ससेप्टिबिलिटी हाईएस्ट या -1, आइडियल डायमैग्नेट्स जिनको हम बोलते हैं,
होती है और किसी मटेरियल में नहीं होती है. So they are perfect diamagnets and very strong diamagnets, you would say. So this is another m is equal to minus h magnetization versus applied field अगर plot करोगे तो that comes out to be like m is equal to minus h plot आता है उसका. ठीक है, तो आप plot करके देख सकते हो. So that's another fundamental property associated with the superconducting materials, perfect diamagnetism. तो perfect conductivity and perfect diamagnetism दोनों associated होते हैं superconductors के साथ. Any questions up to this? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay, fine. So अभी आपका क्लास है कितने बजे है नेक्स्ट? Do you have a class after this? नहीं है सर, क्लासेस नहीं है सर, बाकी सारी हो गई है सर, सिलेबस पूरा हो गया सबका. वेरी गुड. यस सर. तो ठीक है, 2020 ठीक है. लेट अस डू फ्यू मोर स्लाइड्स देन आई विल टेक ए ब्रेक. ठीक है, फिर कहीं एडिशनल क्लास एक आधी लेनी होगी तो मैं बता दूंगा, वैसे हो ही जाएगा क्योंकि ये टॉपिक्स आई विल जस्ट टच अपॉन क्योंकि बहुत बेसिक्स हैं और बुक्स में भी बहुत सिंपल तरीके से दिए हैं. सो आई विल लीव इट टू यू देन. दूसरी चीज शील्डिंग करंट. भाई सुपर कंडक्टर्स में वही करंट जो है, ये जो हमने ये पढ़ा कि भाई ये वाला एक्सपेरिमेंट कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उनमें शील्डिंग करंट्स पास होने लगते हैं जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे रिपेल कर देते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर शील्डिंग करंट्स एंड हाउ डज दे एक्ट. सपोज यू अप्लाई ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z डायरेक्शन b, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए क्यों होगा, उसमें कुछ शील्डिंग करंट्स पास करने लग जाएंगे एंड दोस करंट्स आर कॉल्ड शील्डिंग करंट्स, और उसके सरफेस के ऊपर से ही पास करते हैं. दिस इज हाउ दे पास. अगर एक सिलिंड्रिकल आप वायर लेते हो सुपर कंडक्टर की, तो उसकी सरफेस के अलोंग ये मान लीजिए कुछ डेप्थ है, उसके अलोंग ही वो करंट्स पास करेंगे. सुपर करंट्स इनको बोलते हैं या परसिस्टेंट करंट. और ये एरोस जो है ये मैग्नीट्यूड दिखाते हैं, तो सरफेस पे जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा सबसे ज्यादा होगा. जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे तो बहुत कम होता जाएगा वो, एंड आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस इट गोज टू जीरो. ठीक है, सो दिस कैन बी डन. और कितना होगा कैसे ये वेरी करेगा शील्डिंग करंट की डेप्थ इनसाइड ए सुपर कंडक्टर. दैट कैन बी डन बाय सॉल्विंग बेसिक इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स. ये आपको एशक्रॉफ्ट मर्मिन में बड़े आराम से मिल जाएंगी, सॉरी इसमें एसओ पिल्लई में. सो आई लीव इट टू यू, but yes, when you solve this equation, London brothers solved these equations and they found that this is how the shielding current density या even applied magnetic field भी कैसे वेरी करनी चाहिए. तो ऐसा नहीं कि एकदम से जीरो हो जाती है, वो सरफेस में थोड़ी सी डेप्थ तक वो रहती है मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो बिकॉज ऑफ दी शील्डिंग करंट्स. उसके अंदर वो जीरो हो जाती है, बी इक्वल टू जीरो उसके अंदर रहेगा. ठीक है, सो ये जो रेंज होता है लैम्डा, जहां तक कि आपका मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट करती है, दिस इज डिफाइंड बाय व्हाट वी कॉल पेनिट्रेशन डेप्थ. और ये लंदन इक्वेशंस हैं, एक आर्टिकल है उसमें एसओ पिल्लई में, और भी किताबों में मिल जाएगा आपको ये. मैं आपको शेयर कर दूंगा इस बुक के नोट्स, उसमें भी दिया हुआ है ये पुल्ले की किताब जो है, कि भाई लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ जो है दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस. So this actually was derived on the basis of two fluid model. Two fluid model में क्या था कि total electrons जो होते हैं ये किसी भी मेटल में दो प्रकार की भागों में बंट जाते हैं जब आप उसको कूल करते हैं below TC. One type of electron are super electrons. वो ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके लिए कोई भी resistivity नहीं होती, they don't face any resistance. And other are normal electron as if they behave in the normal metals. सो TC के नीचे सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है. सो NS जो है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, एंड NN जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है. सो बिलो TC NS स्टार्ट्स टू अपीयर एंड एट एब्सोल्यूट जीरो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर सुपर इलेक्ट्रॉन्स. सो इनकी कंसंट्रेशन टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, दैट हैज आल्सो बीन प्लॉटेड देयर. बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ NS पेनिट्रेशन डेप्थ कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए जो मैं यहाँ पे आपको दिखाया हूँ. ठीक है, देयर वाज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच वाज फाउंड दैट, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं सारे.
एक्सपेरिमेंटली ये सब पाया गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट जो हम सोमरफील्ड मॉडल में पढ़ा था गामा इंटू टी होती है ना, सी इलेक्ट्रॉनिक, वो ऐसी लीनियर आनी चाहिए, ये जो लाइन है आपकी, बट एट टीसी it is found that it shows a jump in specific heat, sudden jump in electronic specific heat, और उसके बाद वो it goes like exponential, ठीक है, ये exponential behavior show करती है. So that's another characteristic feature associated with the superconducting state. The question was why it happens, अभी तक कोई इसका जवाब नहीं मैं दे रहा हूं आपको. So this was later on explained. There are other theories, but वो कोई वो सिस्टमेटिक थ्योरी नहीं थी, मतलब दे वर नॉट काइंड ऑफ एब इनिशियो थ्योरी कि भाई बेसिक फिजिक्स से शुरू करके वो कर. देयर वर सर्टेन लॉट ऑफ assumptions देयर. जैसे ये टू फ्लूइड मॉडल में क्या कहा था कि भाई एक जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होता है टीसी के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन उसके नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब टीसी के नीचे जाएगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन बंट जाते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉन प्लस सुपर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, या सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. बट ऐसा होता क्यों है, इसकी बेसिस पे उन्होंने डिराइव किया. तो जो सुपर इलेक्ट्रॉन है उनके लिए कोई भी स्कैटरिंग नहीं होता है. अब ये सब क्यों नहीं होता है वो किसी थ्योरी ने सिस्टमैटिकली बताया नहीं था, ठीक है. सो दोस वर सॉर्ट ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरीज कि भाई दे वर बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल थिंग्स. तो कुछ लोगों ने व्हाट यू कैन कॉल ओवर व्हाट यू कैन कॉल बहुत ही मतलब assumptions जो है वो अपने हिसाब से लेके वो दे दिया था, बट उनका फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द रीजन व्हाई दे बिहेव लाइक दिस, वो क्लियर नहीं था अच्छे से. सो दैट वाज लेटर ऑन एक्सप्लेन्ड, समथिंग लाइक 1956 तक ऐसे ही चलता रहा. डिफरेंट काइंड की फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरीज लोग करते रहे और भी तरीके से बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स. बट इन 1956 इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय BCS, बार्डीन, कूपर एंड शिफर. तो दैट इज वेरी वेल नोन BCS थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी. उसके ऊपर बात करेंगे हम अभी, नॉट राइट नाउ. एंड दैट आल्सो अर्नड ए नोबेल प्राइज फॉर एक्सप्लेनिंग सुपर कंडक्टिविटी. सो 1913 नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, बिना कुछ बताए ये क्यों हो रहा है. एंड 1956 ये बताने के लिए कि सुपर कंडक्टिविटी क्यों होती है, इजंट इट. सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. तो आई मीन ओके, just like we have critical temperature for a superconductor, we have critical magnetic field as well. हमने कहा कि सुपरकंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सारी कितनी भी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की लगा दें तो एक्सपेल हो जाएगी. सो देयर इज अ लिमिट आफ्टर विच इफ वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड हायर देन दिस फील्ड, देन सुपरकंडक्टर विल गो टू नॉर्मल स्टेट. तो सुपरकंडक्टिविटी डिसअपीयर हो जाती है इवन इफ यू आर बिलो टीसी तो भी. तो दैट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर. सिमिलरली देयर इज ए क्रिटिकल करंट डेंसिटी. ऐसा नहीं है कि R इक्वल टू 0 है तो कोई भी करंट, इनफाइनाइट करंट वो कैरी कर सकते हैं. देयर इज सम करंट डेंसिटी जिसके ऊपर करंट को बढ़ाओगे तो वो फिर से नॉर्मल स्टेट में चले जाते हैं. सो क्रिटिकल फील्ड और क्रिटिकल करंट डेंसिटी एक दूसरे से इस तरह से रिलेट होते हैं. दैट यू कैन फाइंड आउट. ये सब आपको मिलेगा, ये बुक जो मैं आपको बता रहा हूँ. आई विल अपलोड दिस रेलेवेंट चैप्टर, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कि भाई कैसे एक करंट की वैल्यू होती है जिसके ऊपर आप बढ़ाएं तो वो सुपर कंडक्टिविटी डिसअपीयर हो जाती है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सिल्सबी इफेक्ट. दैट ओके, डिसअपीयरेंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी व्हेन करंट इन ए सुपर कंडक्टर increases beyond certain limit, or current density increases beyond certain limit, Silsby effect. So this limits the application. कि भाई ऐसा नहीं है कि आप सुपर कंडक्टर मटेरियल लिए और इनफाइनाइट करंट पास करके कुछ भी काम करा सकते हो उससे. नो, देयर इज अ लिमिट, ठीक है. सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन एज वेल. एंड देन इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली by a lot of studies that how critical field varies with the temperature. तो इस तरह से लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल फील्ड, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ पेनिट्रेशन डेप्थ एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल करंट डेंसिटी was found, established. So if you plot the graphs, this is how they looks like. इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कैसे कैसे टेम्परेचर के साथ आप लैम्डा, BC या JC का ग्राफ देखते हो. तो ये सेम ही फंक्शंस हैं. You can write down a simple Fortran program and then try to obtain how this looks like. And indeed, when you see it near to TC, the equations transform to like this. Near TC equations कुछ इस तरह से बन जाती हैं. Again, I leave it to you. थोड़ा बहुत mathematical rearrangement करके you can try to see this कि this is how they should look like. ठीक है.
देन बेस्ड अपॉन दिस भाई मैग्नेटिक फील्ड में उनका कैसा रिस्पॉन्स होगा। सुपर कंडक्टर्स ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड एकदम से जीरो कर देंगे, मतलब इनसाइड द सुपर कंडक्टर, एंड देन व्हेन यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड दे विल अटेन से नॉर्मल स्टेट। सो इसके बेस कैसा रिस्पॉन्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में सुपर कंडक्टर का, उसके बेसिस पे दो टाइप के सुपर कंडक्टर्स पाए जाते हैं एक्सपेरिमेंटली, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 में क्या होगा, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सो m इज इक्वल टू माइनस एच, ये जो हमने पढ़ा ना परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, ये m इज इक्वल टू माइनस एच है, यहाँ पे जो दिखा रहा है ये दिस वन एक माइनस साइन होगा, मतलब इट इज लाइक माइनस m हियर, y एक्सिस है ना, सो दैट इज व्हाई m इज इक्वल टू माइनस एच। तो ये लीनियरली बढ़ेगा, एंड देन व्हेन ए क्रिटिकल फील्ड इज अटेन्ड सुपर कंडक्टिविटी सडनली डिसअपियर, ठीक है, काई इज इक्वल टू जीरो हो जाता है और सुपर कंडक्टिविटी सडनली डिसअपियर्स और मटेरियल बिकम्स नॉर्मल मेटल। सो उस तरह से जो इस प्रकार से जो बिहेव करते हैं, दोस काइंड ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स, और इनकी क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है और क्रिटिकल करंट डेंसिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। अदर टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर्स एक्सपेरिमेंटली पाए जाते हैं, दोस आर कॉल्ड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। ये कुछ वैल्यू HC1 विच वी कॉल द लोअर क्रिटिकल फील्ड तक बिहेव एज इफ दे आर परफेक्ट डायमैग्नेट्स, और उसके बाद उनमें मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट करने लग जाती है, यहां तक कोई फील्ड पेनिट्रेट नहीं करेगी, राइट, यहां पे उनमें मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट करने लगती है, बट दे डोंट लूज सुपर कंडक्टिविटी एज वेल। दिस मीन्स एज इफ सुपर कंडक्टिंग स्टेट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एग्जिस्टिंग विद इन द मटीरियल, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो इस तरह से वो जो मटेरियल है दे आर कॉल्ड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। और एक फील्ड और भी बढ़ाते जाओगे धीरे धीरे तो क्या होगा, एक रेंज आएगा जहां पे वो नॉर्मल हो जाएंगे, फिर नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे, बट देयर HC2 इज वेरी वेरी हाई, टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टेस्ला। तो इसलिए वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्पेसिफिक है। और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स में मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कर रही है होगी एग्जिस्ट, और आर इक्वल टू जीरो भी रहेगा, आर इक्वल टू जीरो भी रहेगा। तब आप बोलोगे तो बेस्ट है, पर फिर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कैसे करेगी इसके बीच में, क्योंकि परसिस्टेंट करंट की हमने बात करी एंड सो ऑन। तो दिस एक्चुअली हैपेंस वाया व्हाट वी कॉल वोर्टेक्स स्टेट। एब्रिकोसोव ने ये एक्सप्लेन किया कि भाई किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है। सपोज ये सुपर कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को आउटसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन यू कैन से अप्लाइड है, तो इसमें किस तरह से एग्जिस्ट करेगी, इसमें वोर्टिसेस ऑफ करंट एग्जिस्ट करेंगे लोकल रीजन में कुछ इस तरह से, विच आर एज पर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उसके हिसाब से। सो जो वोर्टेक्स होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, पर उसके बाहर आर इक्वल टू जीरो स्टेट होगी। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड वोर्टेक्स स्टेट विच एग्जिस्ट्स इन टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स, और HC1 और HC2 के बीच में वोर्टेक्स स्टेट होती है, और HC1 के नीचे कोई भी वोर्टिसेस नहीं होंगे। तो वोर्टिसेस का बिहेवियर स्टडी करना इज इन इटसेल्फ इज ए वेरी बिग एंड कॉम्प्लेक्स फील्ड, बट यस टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं, दिस शुड बी क्लियर बाय नाउ। इसमें कोई सवाल है किसी का, टाइप 1 टाइप 2 में कोई क्वेश्चन है, और इज इट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर, चलो क्लियर है तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। टुमारो आई विल बी क्विकली समराइजिंग व्हाट इज BCS थ्योरी, थोड़ा बहुत उसके बारे में, और मैं कल से पहले अपलोड कर जाऊंगा आज ही आपके लिए नोट्स या बुक के चैप्टर जो जो मैं बताया, so that you go through them. In case you face any question or trouble you can come and ask, ठीक है। अटेंडेंस फटाफट लगा देते हैं। अंकिश भाटिया आया, अंकिश आज? नो, जीरो, एब्सेंट। अच्छा, अंकित नेहरिया? प्रेजेंट सर। अंकित प्रेजेंट है। अच्छा, अंशुल? यस सर। कितना? यस सर। दीपाली? यस सर। धर्मेंद्र? यस सर। धर्मेंद्र प्रेजेंट। हरीश? यस सर। हिमांशु? हिमांशु प्रेजेंट है? हिमांशु एब्सेंट। कल्पना? यस सर। कोमल?
Yes, sir. Manisha? Manisha, absent? Just a minute. Huh? Okay, Manisha is absent. Manisha Kondal? Yes, sir. Hitakshi? Present, sir. Deepa? Yes, sir. Akshi? Yes, sir. Smriti? Yes, sir. Shagun? Yes, sir. Shivangi? Yes, sir. Gaurav? Gaurav? Shreya? Shreya Agarwal? Absent? ठीक है. Sudesh? Yes, sir. Tanu? Yes, sir. Umesh? Yes. Umesh? Absent. Vishali? Yes, sir. Vivek? Vivek absent. Amit? Yes, sir. Yes, sir. अरे कौन कौन है, विवेक या अमित? Amit, sir. Amit Kumar. ठीक है, अमित प्रेजेंट है. दूसरा भी कोई बोला था यस सर, कौन बोला था? विवेक प्रेजेंट है क्या? एब्सेंट. ओके. दीक्षा? दीक्षा एब्सेंट. अंकुश? अंकुश एब्सेंट. अंकुश है क्या? नो. प्रियंका? Yes, sir. साहिल? साहिल एब्सेंट. ओके. दिवाकर? दिवाकर एब्सेंट. राहुल? राहुल? Yes, sir. अच्छा. संदीप? Yes, sir. और कोई जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो, छूट गया हो? योर नेम, टेल मी योर नेम. किसी को लगता हो एब्सेंट हो गया है? नो? फाइन. Well, then that's all for today. Thank you very much for your patience. Let's meet tomorrow in the next class. Thank you, sir. Okay.